और उसमें शायद कपड़े थे। वो मॉल के अंदर जाती है और काउंटर पर जाकर कहती है उसे वो ड्रेस वापस करनी है। ये सुनकर सभी उसे देखने लगते हैं। देखिए माम, यहाँ से खरीदी हुई चीज रिटर्न नहीं होती है। एक सेल्स गर्ल कहती है, लेकिन मुझे ये रिटर्न करनी है क्योंकि मुझे इस ड्रेस की कोई जरूरत नहीं है। ये ड्रेस मेरे साइज की नहीं है और खरीदने वाले ने गलती से इसे खरीद लिया है। एहसास कहती है, काफी बहस के बाद भी वो ड्रेस रिटर्न नहीं हो रही थी कि तभी एक लड़की आकर एहसास के हाथों से वो ड्रेस ले लेती है। ओह माय गॉड, ये तो वही ड्रेस है जिसे मैं पिछले 2 दिनों से ढूंढ रही थी। मैंने सुना है तुम इसे रिटर्न कर रही हो, लेकिन क्यों? वो लड़की पूछती है। क्योंकि मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। जितने पैसे मैं इसके ऊपर बर्बाद करूंगी वो भी एक दिन के पहनने के लिए, उतने पैसे से मैं अपने कॉलेज की फीस भर दूंगी। एहसास कहती है, ओके तो तुम ये ड्रेस मुझे दे दो, मैं इसके तुम्हें 2 लाख दूंगी। वो लड़की कहती है, व्हाट 2 लाख? डॉट आर यू मैड? इस ड्रेस के लिए तुम मुझे 2 लाख दोगी? एहसास कहती है, अगर ये कम लग रहे हैं तो तुम 5 लाख रख लो, लेकिन ये ड्रेस मुझे दे दो क्योंकि ये इस दुनिया की इकलौती पिस है और जिसके पास ये है समझो वो काफी नसीब वाला है। वो लड़की कहती है, ओके जैसी तुम्हारी मर्जी। तुम एक बार ड्रेस को देख लो, तुम्हारे में फिट आ रही है या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे जैसे तुम भी इन्हें रिटर्न करने आओ। एहसास कहती है। वो लड़की हाँ में सिर हिलाती है और खुशी से ड्रेस लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन एहसास की बातें उसके कदम बढ़ाकर वहीं रोक देते हैं। तो मैनी है। 1 महीने बाद एक छोटे से अपार्टमेंट में एक लड़की कानों में हेडफोन पहने नाइट वियर में पागलों के जैसे डांस कर रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसे कोई अलादीन का चिराग मिल गया हो। वो डांस करते करते पूरे घर को कबाड़ बना दी थी। वो सोफे पर चढ़कर डांस कर रही थी। अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो गिरने वाली होती है कि एक लड़की आकर उसे रोक लेती है। वो लड़की उस लड़की को खड़ा करते हुए हल्का सा गुस्सा करती है और कहती है, ये सब क्या है यीशु? अभी तू नीचे गिर जाती तो। जी हाँ, ये डांस कर रही लड़की कोई और नहीं हमारी यीशु यानी कि एहसास राठौर है और दूसरी लड़की उसकी बेस्ट फ्रेंड रिद्धिमा बाजवा है। गिरी तो नहीं ना मेरी जान? एहसास हंसते हुए कहती है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू सच में काफी अजीब है। रिद्धिमा कहती है, वो तो है कि आखिरी भगवान ने मुझे इस दुनिया की इकलौती पिस जो बनाया है। एहसास कहती है, अच्छा चल बहुत हो गई तेरी बातें, जल्दी से रेडी हो जा, 1 से हमारा कॉलेज स्टार्ट है और मैं पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती। रिद्धिमा कहती है, वो तो तू वैसे भी नहीं होगी मेरी जान। आखिर मेरी फरारी किस दिन काम आएगी? उसके रहते भला हम कभी लेट हो सकते हैं। एहसास कहती है, मुझे नहीं जानी तेरी फरारी से। बाप रे, उसके ऊपर बैठने के बाद ऐसा फील होता है जैसे कि मैं किसी हवाई जहाज के ऊपर बैठ गई हूँ। रिद्धिमा कहती है, ओके चल तू जा, रेडी हो जा, तब तक मैं अपनी डार्लिंग से बातें कर लूं। उसे बता दूं कि मैं आज कॉलेज जा रही हूँ। एहसास कहती है। रिद्धिमा बस अपना सिर नामे हिलाती है और बाथरूम में चली जाती है। एहसास अपने फोन को लेकर बाहर हॉल में आ जाती है और किसी को डायरेक्ट वीडियो कॉल कर देती है। दूसरी तरफ एक बड़े से घर में हॉल में रखा एक फोन इतने जोर से बजता है कि पूरी फैमिली उस फोन को घूर घूर कर देखने लगती है। ये होती है राठौर फैमिली। आरू तेरा फोन बज रहा है, दादी जोर से आवाज देती हैं। इतने में सीढ़ियों के ऊपर से आर्यन भागते हुए नीचे आता है और तुरंत फोन को रिसीव करके बोलता है, हेलो मेरी जान, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जानी, एहसास कहती है। तो आज मेरी जान अपने कॉलेज जा रही है क्यों? आर्यन कहता है, यस जानी, आज आपकी जान कॉलेज जा रही है मचाने बवाल धमाल, और अब होगा आज से एहसास बत्रा की जॉयफुल लाइफ शुरू हो गई है। एहसास कहती है, वैसे जानी ये बताओ कि तुम क्या कर रहे हो? कोई गर्लफ्रेंड बनी कि नहीं? यार जाके किसी को पटाओ, मुझे एक भाभी चाहिए। एहसास कहती है, देख रहे हो क्या सिखा रही है ये बच्चे हो? सच में तमीज नाम की कोई चीज नहीं है इसके पास। दादी कहती हैं, जानी ये कौन है जो मुझे तमीज सिखा रही है? काफी पटर पटर नहीं कर रही है। यार जाके जो मुझे इसके चाय में चूहे मारने की दवाई मिला दो, काम बन जाएगा। एहसास कहती है। दादी का मुंह बन जाता है। ओके जानी, जाओ जाकर आप भी रेडी हो जाओ, मैं भी रेडी होने जा रही हूँ। और एक बात, अगर स्कूल में किसी ने तंग किया तो धो देना, क्योंकि आप एहसास के भाई हो जिसने आज तक किसी भी चीज में नहीं हारी है। एंड इस बार के एग्जाम में अगर आपने टॉप किया तो मैं आपको लेकर चलूंगी अपनी फरारी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर, और ढेर सारी मस्तियां। ओके एहसास कहती है, तो तैयार रहना जानी अपनी फरारी के साथ, क्योंकि इस बार भी एग्जाम में मैं ही टॉप करूंगा। आर्यन कहता है,
तभी इतिश उसके हाथों से मोबाइल छीन लेता है और एहसास को देखते हुए कहता है, शायद तू भूल रही है कि मैं तेरा बड़ा भाई हूं, तो जितने प्यार तू इस छोटे पैकेट को देती है उतना ही मुझे भी देनी है। एहसास चुप हो जाती है और फिर हंसते हुए कहती है, बड़े भाई हो तो भाई का फर्ज निभाओ और चुपचाप अब्रॉड चले जाओ पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर वहां से पढ़कर आओगे तो तुम्हारी नौकरी जल्दी लग जाएगी और हमें पॉकेट मनी में ये जो चिल्लर देते हो न वो नहीं दोगे। एहसास कहती है, मुझे अब्रॉड जाने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरी बैचलर की डिग्री कंप्लीट ही गई है और हमने मास्टर की पढ़ाई भी करनी शुरू कर दी है, समझी। वहीं तो कह रही हूं, जाओ जाकर अब्रॉड में पढ़ाई करो और अपने साथ साथ उस इनो के पॉकेट को भी लेकर जाओ, क्योंकि मुझे पॉकेट मनी में चिल्लर नहीं चाहिए, मुझे तो पॉकेट मनी में करोड़ों रुपए चाहिए, समझे। एहसास कहती है, तुझे शर्म नहीं आती और इतना लालची नहीं बनना चाहिए, समझी। इतिश कहता है, लेकिन मैं लालची हूं क्योंकि मेरे हिसाब से पैसे काफी जरूरी है इस दुनिया में, क्योंकि मनी है तो मनी है, समझे। अब मैं जा रही हूं, इतना कहकर एहसास फोन रखने वाली थी, लेकिन फिर रुकती है और कहती है, मुझे स्टॉक करने की कोशिश मत करना, समझे। इतिश हाँ में सिर हिलाता है और एहसास फोन काट देती है। उसके फोन काटने के बाद सभी चैन की सांस लेते हैं। ये लड़की जब से इस घर में आई है पूरे घर को हिला के रख दिया है। ये बिल्कुल अपने बाप के जैसी है। पैदा होने के बाद इसके बाप ने बिल्कुल इसी तरह से पूरे घर को हिला दिए था। दादी कहती है, मुझे एक बात समझ नहीं आता कि इस लड़की को ये कैसे पता चल जाता है कि कोई इसे स्टॉक कर रहा है। हमने आज तक न जाने कितने शार्प स्टॉकर को इसके पीछे लगाया, लेकिन मजाल कि किसी ने इसके ऊपर पूरी नजर रख पाया हो। केशव जी कहते हैं। इधर एहसास रेडी होकर बाहर आती है। उसने एक ब्लैक जीन्स के साथ व्हाइट टॉप और ऊपर से जैकेट, पीठ पर एक बैग, आंखों पर चश्मा, पैरों में शूज, एक हाथ में वॉच और दूसरे में कई सारे बैंड्स। बालों को पोनी किए हुए वो सच में बवाल लग रही थी, लेकिन उसने अपनी खूबसूरती को छुपाते हुए सांवले रंग वाला वाटरप्रूफ मेकअप कर लिया था। वहीं उसके साथ रहने वाली रिद्धिमा ने भी सेम काम किया था। चल डार्लिंग, चलते हैं आज कॉलेज में बवाल मचाने, रिद्धिमा कहती है। एहसास बाहर आकर बाइक निकालती है जो एक रॉयल एनफील्ड थी। वो उसे स्टार्ट करती है और रिद्धिमा उसके पीछे बैठ जाती है। दोनों सहेलियां वहां से सीधे कॉलेज के लिए निकल जाती है। वो दोनों जा रही थी कि अचानक से हाईवे पर रेड लाइट जल जाती है और एहसास बाइक वहीं रोक देती है। तभी एक कार आकर उन्हें ठोक देती है, जिससे एहसास और रिद्धिमा गिरते गिरते बचती है। एहसास को काफी गुस्सा आता है और वो गुस्से से बाइक से उतरती है और सीधे कार वाले के शीशे को नॉक करती है। ड्राइवर शीशा नीचे करता है तो एहसास गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, डॉट यू बदतमीज, हाउ डरे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गाड़ी ठोकने की, और इतने बेशर्म हो कि माफी मांगने के बजाय चुपचाप खड़े हो गए हो। उसकी ऐसी बातें सुनकर ड्राइवर, जो कि काफी यंग एज का था और उसने मुंह पर मास्क पहना हुआ था, वो उसे हैरानी से देखने लगता है। अब देख क्या रहे हो, चलो चुपचाप माफी मांगने मांग लो, समझे, मुझे ऐसे घूरने की कोई जरूरत नहीं है। ड्राइवर कुछ बोलता उससे पहले ही पीछे के सीट से एक हैंडसम सा लड़का बाहर निकलता है, जिसकी उम्र 28 साल होगी। गोरी स्किन, गोल्डन आंखें, काले जेल से सेट किए हुए बाल, आंखों पर पहना हुआ चश्मा जो शायद कमजोर नजर के लिए थी। उसने साथ में पहनी हुई थी एक नेवी ब्लू कलर के 3 पीस। वो गुस्से से एहसास की तरफ आता है और कहता है, देखो ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, मैं काफी अच्छी तरह से जानता हूं तुम जैसी लड़कियों को, तो ये ड्रामा यहाँ नहीं चलेगा। और ये लो पैसे, पूरे 10,000 है, जाकर अपनी इस गाड़ी की मरम्मत करवा लेना। वैसे भी पार्थिक अहलूवालिया के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, वो तुम जैसी लड़कियों के ऊपर तो ऐसे ही पैसे फेंक देता है। वो लड़का काफी घमंड से बोलता है। उसकी बातें एहसास के ईगो हट कर जाती है और गुस्से से अपने पर्स को खोलती है और उसमें से 500 के 2 नोट और 1 रुपए के सिक्के को निकालती है और उस 10,000 के ऊपर रखती है। फिर वो पार्थिक के हाथों पर रखते हुए कहती है, ये लीजिए पैसे और अपने दिमाग का इलाज करवा लीजिएगा, क्योंकि एहसास बत्रा के पास पैसों को कमी नहीं है। अगर उसे पैसे चाहिए तो वो मंदिर के किनारे बैठकर भीख मांग लेगी, लेकिन तुम लोग जैसे एकड़ू और घमंडी इंसान के पास हाथ फैलाने नहीं जाएगी, समझे। बड़े आए पैसे दिखाने वाले होगे तुम पैसों वाले, लेकिन हम भी कोई रोड पर चलने वाली मामूली सी लड़की नहीं है। एहसास बत्रा है, बत्रा फैमिली की प्रिंसेस। जब वो अपने करोड़ों की जायदाद ऐसे ही दान कर सकती है तो तुम क्या हो। आइंदा से मुझसे उलझने की कोशिश मत करना, समझे। इतना कहकर एहसास अपनी बाइक पर बैठती है और वहां से चली जाती है।
लेकिन जाते जाते अपनी छाप पार्थिक अहलूवालिया पर छोड़ जाती है। पार्थिक के होठों पर एक गहरी मुस्कान थी। बहुत जल्दी ही मुलाकात होगी मिस फायर। च12 लड़कियां गाली नहीं दे सकती। ब्राइट फ्यूचर कॉलेज। ये कॉलेज यहाँ के सबसे बड़े कॉलेज में से एक है। इस कॉलेज में आने वाले बच्चे ज्यादातर या तो बड़े घर के होते थे या फिर स्कॉलरशिप से आए हुए। रिद्धिमा और एहसास भी इसमें से एक हैं। एहसास स्कॉलरशिप से आई हुई और रिद्धिमा एक बड़े फैमिली की बेटी। दोनों आराम से कॉलेज में पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करती है और एक दूसरे को देखते हुए अंदर की तरफ चल पड़ती है। कॉलेज के सभी बच्चे उन्हें काफी शिद्दत से देख रहे थे, क्योंकि भले ही वो दोनों सांवली लग रही थी लेकिन उनके चेहरे का फीचर उन्हें सबसे अलग बना रहा था। इस सांवले रंग में भी दोनों सबसे हटके लग रही थी। वो दोनों सबको इग्नोर करके आगे की तरफ जाती है और सीधे प्रिंसिपल ऑफिस में चली जाती है। लगभग 1 घंटे बाद एक प्यून उन्हें उनके क्लास तक छोड़ता है। क्लास में एक प्रोफेसर लेक्चर दे रहा था। उन्हें देखते ही वो उन्हें अंदर आने के परमिशन देता है। चलो तुम दोनों अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ, प्रोफेसर कहता है। वो दोनों जाकर एक खाली बेंच पर बैठती है क्योंकि वे जगह खिड़की के पास थी और काफी शांत भी थी। उन्हें वहां बैठता देख सभी का मुंह बन जाता है। उनके आगे के बेंच पर बैठी एक लड़की उन्हें कहती है कि वो उस बेंच से हट जाए क्योंकि ये जगह इस कॉलेज के सबसे अमीर घर के बेटे सूर्यवंशी खानदान के सबसे छोटे प्रिंस की जगह है। लेकिन उन दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठे अपना पूरा फोकस पढ़ने में लगा देती है। थोड़ी देर बाद बेल बजती है तो प्रोफेसर क्लास से चले जाते हैं। उनके जाने के कुछ सेकंड में एक लड़की आकर कहती है, हमारे कॉलेज में एक नए प्रोफेसर आए हुए हैं और वो काफी हैंडसम है। उसी वक्त एक लड़का वहां आता है जिसे देखते ही सभी शांत हो जाते हैं। वो लड़का काफी हैंडसम था। उसकी आंखें एकदम ब्राउन थी। उसने एक कलरफुल शर्ट पहनी हुई थी और नीचे एक फटी हुई जीन्स। गले में एक लॉकेट और हाथों में कई सारे बैंड्स। वो डायरेक्ट पीछे वाली सीट पर जाता है और जैसे ही अपनी सीट पर 2 अनजान लड़कियों को देखता है तो उसको आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और बेंच पर जोर से हाथ पटकता है। उसके ऐसे हाथ पटकने से पूरा क्लास एक पल में शांत हो जाता है और एहसास जो अपना पूरा ध्यान नीचे अपने मोबाइल में लगाई हुई थी, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। हाउ डरे यू, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी सीट पर बैठने की? क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ये सीट मेरी है, यानी कि पराग सूर्यवंशी की? वो लड़का कहता है। उसकी आवाज सुनते ही एहसास अपने कानों पर हाथ रखती ही और आराम से कहती है, क्या यार कितना चिल्लाते हो? थोड़ी स्लो आवाज में नहीं बोल सकते हो? पूरे कान की माँ बहन कर दिया। साले तेरी प्रॉब्लम क्या है? जब भी मिलता है पूरा चिल्लाता रहता है। तेरे गले में किसी ने माइक फिट कर दिया है क्या? उसकी आवाज सुनकर पराग एकदम चुप हो जाता है और फिर अचानक से चिल्लाते हुए कहता है, येसु, रिधु। दोनों मुस्कुराते हुए उसे देखने लगती है। वो झट से उनके ऊपर कूद पड़ता है। एहसास और रिद्धिमा खुद को संभालते हुए उसे पकड़ लेती है। साले ऐसे कूदा मत कर वरना तेरी ये जो हड्डी पसली है न इनकी माँ बहन हो जाएगी। एहसास कहती है, यार तू कितनी गंदी लड़की है, जब देखो तब ऐसे गाली देती रहती है। कुछ तो शर्म किया कर, तू लड़की है। पराग कहता है, क्यों ये कहीं लिखा हुआ है क्या कि गाली सिर्फ लड़के ही दे सकते हैं? लड़कियों को गाली अलाउड नहीं है। एहसास कहती है, नहीं मेरी माँ, ये कहीं नहीं लिखा है और तू माफ कर मुझे और चल और उधर मुझे भी जगह दे, मुझे भी इधर ही बैठना है। पराग कहता है। एहसास और रिद्धिमा दोनों थोड़ी थोड़ी साइड हो जाती हैं और पराग आराम से बैठ जाता है। वैसे येसु तू यहाँ कब आई? तू तो गांव में थी ना? पराग पूछता है। मुझे यहाँ आए कम से कम 2 महीने होने वाले हैं, एहसास कहती है। मुझे तेरे से और भी बातें करनी है, अभी हम लोग कैंटीन में चले क्या? पराग पूछता है। बिल्कुल नहीं, सुना है एक नया प्रोफेसर आया है कॉलेज में और वहीं हमें पढ़ाने वाला है, चल अभी हम थोड़ी उससे भी पढ़ ले। एहसास कहती है और तभी एक हैंडसम सा प्रोफेसर क्लास में एंटर करता है जिसे देखते ही सभी लड़के लड़कियां आहें भरने लगते हैं। लेकिन रिद्धिमा, एहसास और पराग को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तीनों तो अपने से बात करने में बिजी थे। पूरे क्लास के अचानक से शांत होने पर वो तीनों अपनी नजरें उठाकर देखते हैं तो उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। ये एहसास के मुंह से अचानक निकल पड़ता है और सभी उसे देखने लगते हैं, यहाँ तक कि खुद प्रोफेसर भी। तू जानती है इन्हें? रिद्धिमा पूछती है। यार ये वही है सिग्नल वाला जिसने मेरी बाइक ठोकी थी और मुझे पैसों का धौंस दिखा रहा था। ये अपना प्रोफेसर है, आई कांट बिलीव। एहसास कहती है, यू राइट मिस बत्रा, आई कांट बिलीव कि आप जैसी निहायती बेशर्म लड़की मेरी स्टूडेंट है। प्रोफेसर कहता है, असल में ये कोई और नहीं बल्कि पार्थिक अहलूवालिया ही था। प्लीज सीट डाउन।
पार्थिक बोलता है। सभी बैठ जाते हैं। पार्थिक एक नज़र एहसास पर डालता है और फिर पढ़ाना स्टार्ट करता है। वो पढ़ा रहा था और सभी पढ़ रहे थे, लेकिन हमारी एहसास को काफी गुस्सा आ रहा था। उसने सोच लिया था कि वो इस प्रोफेसर को मजा चखाएगी। लगातार 2 घंटे पढ़ाने के बाद बेल बजती है तो सभी जाने लगते हैं, तभी पार्थिक एहसास को रोक लेता है। ये देखकर पराग और रिद्धिमा भी रुक जाते हैं। राग, रिधु तुम दोनों जाओ, मैं आ रही हूँ, एहसास कहती है। उनके जाते ही पार्थिक गुस्से से एहसास को घूरते हुए कहता है, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें मेरी क्लास में कोई दिक्कत ना हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। सुबह तुमने जो किया उसके लिए सॉरी बोल दो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपसे माफी मांगूंगी? मिस्टर पार्थिक अहलूवालिया होंगे आप किसी अमीर घर के नवाबजादा। आपके पास होंगे बहुत सारे पैसे, लेकिन आप मुझे झुका नहीं सकते हैं, क्योंकि ये एहसास बत्रा, जिसने करोड़ों रुपए ऐसे ही दान कर दिए, अपनी पूरी संपत्ति ऐसे ही ट्रस्ट वाले को दान कर दिया, जिसने अपने बाप की संपत्ति को भी लात मार दिया हो, उसे बिना गलती के किसी के सामने झुकना नहीं आता है। आप खड़ी करिए मेरे लिए परेशानी, लेकिन यकीन मानिए हर बार आपको सिर्फ मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि मैं बिना गलती के अपने बाप के सामने भी नहीं झुक सकती। फिर आप क्या चीज हैं? एक और बात, ये कॉलेज है और आप यहाँ एक टीचर हैं, तो कभी भी पर्सनल इश्यू को कॉलेज से जोड़ने को कोशिश मत कीजिएगा, ये आपकी टीचिंग लाइफ के लिए बेटर रहेगा। और एक बात, भगवान ने काफी खूबसूरती दी है आपको, कभी इसका इस्तेमाल कीजिए। यकीन मानिए काफी खुश रहेंगे आप। अपने अंदर के अकड़ को थोड़ी कम करके देखिए, आपके आसपास के लोगों से कितना प्यार मिलेगा। एहसास कहती है, ये प्यार मोहब्बत सिर्फ कहने को है मिस बत्रा, असल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये दुनिया काफी स्वार्थी है, यहाँ लोग बिना किसी स्वार्थ के किसी के साथ नहीं देते हैं। मैं आपकी बातों से सहमत हूँ टीचर, आपने जो कहा वो बिल्कुल सच है। अपने स्वार्थ के लिए माँ बाप अपने बच्चे को भी छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि अगर भगवान ने हमें इस दुनिया में जन्म दिया है तो गम को साइड करके हमेशा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। वहीं उसकी बातें प्रोफेसर पर काफी गहरी छाप छोड़ती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, एक बार तुम्हारी बातों को भी आजमा कर देखता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इधर एहसास कैंटीन में जाते हुए सोचने लगती है, पिछले जन्म में आपको मेरी वजह से काफी सफर करना पड़ा था प्रोफेसर। मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब आपने मुझे बचाने के लिए उस खाई में कूद गए थे, और आपके जाने के बाद मेरी लाइफ में आया था वो मास्क मैन जिसने मेरा बदला लिया और मेरे लाश के साथ अपनी जिंदगी खत्म कर दिया। लेकिन इस बार मैं कोशिश करूंगी कि सब कुछ बदल जाए, इसलिए इस बार मैं एहसास राठौर नहीं बल्कि एहसास बत्रा बनकर रहूंगी, ताकि पिछले बार की तरह इस बार न कोई मुझे टारगेट करे और नहीं आपकी जान जाए। पिछले बार इसी सरनेम और उस सिसोदिया के कारण मैंने बहुत सफर किया था, लेकिन इस बार ये एहसास बत्रा अपने नानू के दिया सरनेम को यूज करेगी और एक नई कहानी बनाएगी। 13 मैं कोमा में घूमने गई थी। हे यीशु, कहाँ रह गई थी? पराग पूछता है। कहीं नहीं डार्लिंग, थोड़ा प्रोफेसर को अकल दे रही थी, एहसास कहती है। तू सच में काफी अजीब है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम दोनों जो दिखती हो वो वास्तव में हो नहीं, पराग कहता है। उसकी बातें सुनकर दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है, लेकिन वो दोनों खुद को नॉर्मल करके कहती है, यू राइट। अब देखो ना, शक्ल से हम कितने इनोसेंट हैं, लेकिन असल में हम दोनों कितने क्रूएल हैं ये तो तुम्हें भी पता है। रिद्धिमा कहती है, हाँ वो तो है। वैसे यीशु ये बता, तू इतने टाइम से गायब किधर थी? मतलब कि पिछले 8 महीने से तेरी कोई खबर नहीं है? पराग पूछता है। वो राग, मैं इतने महीनों से कोमा में घूमने गई थी। कसम से? क्या जगह थी वो? एहसास कहती है। व्हाट, कोमा में? तू इतने महीने से कोमा में थी? आर यू सीरियस? कैसे? तू कोमा में कैसे चली गई थी? पराग पूछता है। वो एक्चुअली 8 महीने पहले जब मैं स्कूल से घर जा रही थी तो एक शख्स को बचाने के चक्कर में मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं कोमा में घूमने चली गई थी, एहसास कहती है। उसके बात करने के अंदाज को देखकर पराग अपना माथा पीट लेता है। अच्छा तुम दोनों रुको, मैं तुम दोनों के लिए मैं जूस लेकर आता हूँ, ओके? पराग कहता है। सो जाओ और जल्दी से लेकर आना। इतना कहकर एहसास आराम से अपने कानों में हेडफोन लगाकर सॉन्ग सुनने लगती है। तभी एक लड़की आती है और कहती है, तुम एहसास हो ना, वो तुम्हारे मॉम डैड तुमसे मिलने आए हैं। ये सुनकर एक पल को एहसास हैरान हो जाती है, लेकिन खुद को नॉर्मल करके कहती है, मेरे नकली माँ बाप से कह देना कि यहाँ कोई एहसास नहीं पड़ती है, यहाँ एहसास बत्रा पड़ती है। इतना कहकर वो दोबारा से गाना सुनने लगती है। वो लड़की वहां से चली जाती है। ये सब क्या है यीशु? तूने उससे ऐसे क्यों बोला?
हो सकता है कि सच में तेरे मॉम डैड आए हों। रिद्धिमा कहती है, तेरा दिमाग खराब नहीं है न? मेरे मॉम डैड क्या डायरेक्ट ऊपर से आ गए क्या मुझसे मिलने? तू भी गजब करती है, एहसास कहती है। फिर उस लड़की ने ऐसा क्यों कहा? रिद्धिमा पूछती है। क्योंकि वो बेचारी सीनियर के रैगिंग में फंस चुकी है। देखना, अब एक लड़की आएगी और तुझे बोलेगी कि तेरे डैड आए हैं और तुझे बाहर बुला रहे हैं। अगर तू उसके साथ गई तो वहां जाकर तुझे डांस करनी पड़ेगी। एहसास कहती है और फोन देखने लगती है। उसके कहने के अनुसार सच में एक लड़की आती है और रिद्धिमा से वही बात बोलती है। ये देखकर रिद्धिमा को बड़ी हैरानी होती है। वो तुरंत उस लड़की को मना करते हुए कहती है, मेरे पेरेंट्स आउट ऑफ टाउन गए हुए हैं। अगर वो आएंगे तो उन्हें मुझे ऐसे बुलाने की जरूरत नहीं है, वो सीधे मुझे मैसेज ड्रॉप कर देंगे। वो लड़की बेचारी चुपचाप वहां से चली जाती है। यार यीशु, तुझे कैसे पता कि यही होगा? रिद्धिमा पूछती है। क्योंकि शायद तू भूल रही है, पूरे कॉलेज में सिर्फ हम दोनों ही हैं जो न्यू स्टूडेंट हैं। और ये लोग हमें बुली करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता कि मैं इनसे भी बड़ी बुली की मास्टर हूं। एहसास कहती है, ये बात तो है, भला आज तक तेरे ही कोई जीत पाया है जो आज जीतेगा? रिद्धिमा कहती है। इधर पूरे कॉलेज में ये खबर पहुंच चुकी थी कि आज पराग सूर्यवंशी ने 2 लड़कियों को अपने सीट पर बैठने दिया। वहीं एक लड़की जो दिखने में खूबसूरत थी, लेकिन एहसास से कम, क्योंकि वो सवाले रंग में भी एकदम बला की खूबसूरत लग रही थी। उसने जब ये बात सुनी तो गुस्से से लाल हो जाती है और गुस्से से चीखते हुए कहती है, किसमें इतनी हिम्मत है जो मेरे पराग पर अपनी नजरें डाल रही है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं है। कौन है वो? यार कृति, वो दोनों कोई न्यू स्टूडेंट हैं। एक लड़की बोलती है जो उसकी फ्रेंड होती है। कृति ये है शर्मा फैमिली की बेटी, जो अपने माँ के मौत के कारण अपने मामा के घर रहती है। वो जल्दी से अपने फ्रेंड के साथ कैंटीन में चल पड़ती है। वहां एहसास और रिद्धिमा दोनों ही पराग के साथ बैठकर आराम से ब्रेकफास्ट कर रही थी। कृति वहां भागते हुए आती है और गुस्से से एहसास के हाथ पकड़कर खींचते हुए कहती है, हाउ डरे यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पराग पर नजर डालने की? एहसास जो अचानक से ऐसे खींचे जाने से हैरान थी। वो जब वो कृति को देखती है तो उसके आंखों में कोल्डनेस छा जाती है। वो गुस्से से लाल हो जाती है और उसके हाथों को मरोड़ते हुए कहती है, हाउ डरे यू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? और क्या कहा कि तुम्हारा पराग? क्यों वो तुम्हारा कुछ लगता है? ये सुनकर कृति चुप हो जाती है। क्या कहना चाहती हो? कृति कहती है, यही कि पराग से तुम्हारा कोई रिश्ता है। कुछ लगता है पराग तुम्हारा? एहसास कहती है और फिर पराग की तरफ देखते हुए कहती है, राग ये तुम्हारी कुछ लगती है? जानते हो इसे? पराग तुरंत ना में सिर हिलाता है। मैं इसे नहीं जानता। तुम्हें तो पता है न, मेरी लाइफ में लड़की के नाम पर सिर्फ तुम दोनों ही हो। बाकी के दुनिया में मुझे किसी भी लड़की से कोई लेना देना नहीं है, पराग कहता है। उसके ऐसे कहने से कृति का मुंह एकदम से काला हो जाता है। वहीं बाकी के लड़के लड़कियां उसके मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि कृति जब से इस कॉलेज में आई है तब से वो यही कह रही थी कि वो पराग सूर्यवंशी की गर्लफ्रेंड है। ये तुम क्या कह रहे हो पराग? क्या तुम भूल गए ही हम दोनों मिस्टर मित्तल के पार्टी में मिले थे? कृति कहती है। मिले होंगे, वैसे भी पराग सूर्यवंशी के पीछे रोज हजारों लड़कियां मरती हैं, उसे स्टॉक करती है। इसका मतलब ये नहीं ना कि वो उन सबको जानता है। वैसे तुम्हें क्या पूरी दुनिया को पता है कि सूर्यवंशी फैमिली और सिसोदिया फैमिली एक दूसरे की दुश्मन है? पराग कहता है। सुन लिया, अब निकलो यहां से। एहसास कहती है और चुपचाप बैठकर खाने लगती है। वहीं उसकी सारी हरकत अपने केबिन में बैठे पार्थिक उसे अपने फोन में देख रहा था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा खतरनाक हो, लेकिन जैसी भी हो अब से सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अब तुम्हारे लाइफ में आने वाला पहला और आखिरी शख्स सिर्फ और सिर्फ मैं ही रहूंगा। अगर गलती से भी तुमने किसी और से प्यार करने की या किसी के करीब जाने की कोशिश की तो उस दिन उस इंसान की आखिरी दिन होगा। पार्थिक काफी अजीब तरीके से अपने फोन के स्क्रीन पर एहसास के तस्वीर को देखते हुए कहता है। इस वक्त उसके आंखों में एक अजीब सी जुनून थी। वो तुरंत किसी को कॉल करता है और कुछ ऑर्डर देता है। इधर कैंटीन में एहसास को एक कॉल आता है तो वो सीधे अपना बैग उठाती है और कहती है, गाइस तुम लोग क्लास अटेंड करो, मैं चलिए, मेरे जॉब की इंटरव्यू है और तुम लोगों को पता है न ये जॉब मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ऑल द बेस्ट। दोनों एक साथ कहते हैं और एहसास वहां से चली जाती है। वो कॉलेज से बाहर निकलकर एक ऑटो लेती है और सीधे अपने मंजिल की तरफ चल पड़ती है।
लगभग 1 घंटा बाद वो एक बड़े से बिल्डिंग के बाहर रुकती है। बिल्डिंग के ऊपर बड़े बड़े सुनहरे अक्षरों में PS इंडस्ट्रीज लिखा हुआ था। काश कि यहाँ का इंटरव्यू क्लियर हो जाए, ये कहकर एहसास सीधे अंदर की तरफ जाती है। चैप्टर 14 एहसास को जॉब मिलना। PS इंडस्ट्रीज। एहसास जल्दी से अंदर जाती है और रिसेप्शनिस्ट से इंटरव्यू के बारे में पूछती है तो वो उसे 10वें मंजिल पर भेज देती है। एहसास वहां जाकर देखती है तो वहां कई सारे लोग खड़े थे। वो जाकर एक चेयर पर आराम से बैठ जाती है और अपनी बारी आने का वेट करने लगती है। आधे घंटे बाद उसकी बारी आती है और वो अंदर जाती है। लगभग 1 घंटे बाद बाहर आती है तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी, जिसका मतलब साफ था कि उसका इंटरव्यू क्लियर हो गया है। वो खुशी से बाहर जाती है और कूदते हुए सड़क पर जाती है और एक किनारे लगे बेंच पर बैठ जाती है और अपने बैग से चॉकलेट निकालकर खाती है और कहती है, वाह यीशु, तूने इतनी बड़ी कंपनी की इंटरव्यू क्लियर कर लिया। उसके बाद वो कूदते हुए वहां से चली जाती है, इससे बेखबर कि कोई उसे काफी शिद्दत से देख रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि वो मास्कमैन था। उसने मास्क पहना हुआ था और उसकी नजरें लगातार बाहर एहसास पर बनी हुई थी। वो उसके हरकतों के देखकर हंस रहा था, लेकिन उसकी ये हंसी उसके मास्क में छुपी हुई थी। फाइनली तुम मेरे करीब आ रही हो फील। बहुत जल्दी ही वो दिन आएगा जब तुम मेरी बाहों में मेरे बिस्तर पर होगी। बहुत जल्दी ही वो दिन आएगा जब तुम सिर्फ मेरी होगी, सिर्फ मेरी। वो मास्क वाला शख्स कहता है। वो अपने असिस्टेंट से कुछ कहता है और फिर अपने फोन के वॉलपेपर को देखने लगता है, जहां एहसास की एक पिक्चर थी जिसमें उसने 2 चोटी बनाई हुई थी और काफी अजीब तरह से मुंह बनाई थी। ये पिक्चर शायद किसी पार्क को थी। इधर एहसास खुश होते हुए सीधे घर जा रही है और तुरंत आर्यन को वीडियो कॉल करती है। जानी, गैस करो आज मैं इतनी खुश क्यों हूं, एहसास पूछती है। जानू, ये मुझे कैसे पता होगी जब तक आप बताओगी नहीं, आर्यन कहता है। यस जानी, और आपको पता है आज मैंने PS इंडस्ट्रीज के इंटरव्यू को क्लियर कर लिया है और कल तक मुझे ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगी। एहसास कहती है। यस जानू, उसके बाद तुम मुझे पार्टी दोगी और मेरे फ्रेंड्स को भी। राइट, आर्यन कहता है। यस यूर राइट .bcz, आप मेरी लकी चार्म है। देखो, जब से आप मेरी लाइफ में आए हो मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई है, एहसास कहती है। उसके बाद वो आर्यन से लगभग आधे घंटे तक बात करती है और फिर कॉल कट करके सीधे बाथरूम में चली जाती है। बाथरूम से बाहर निकलती है तो उसने एक मिनी स्कर्ट के साथ टी-शर्ट पहनी हुई थी। वो जल्दी से घर को साफ करती है और फिर किचन में चली जाती है। लगभग 2 घंटे किचन में खटने के बाद एहसास बाहर निकलती है तो उसके पूरे फेस पर आटे और मसाले लगे हुए थे। वो जल्दी से अपने रूम में जाती है और फ्रेश होकर बाहर आती है और टीवी देखने लगती है। शाम के 6 बजे पराग और रिद्धिमा घर आते हैं। वाव नाइस स्मेल पराग के मुंह से निकल पड़ता है। लगता है आज मैडम ने अपनी इंटरव्यू क्लियर कर लिया है, इसलिए खुश होकर इतने सारे टेस्टी टेस्टी खाना बनाए हैं। रिद्धिमा कहती है, अरे आ गए तुम दोनों, चलो जल्दी से फ्रेश होकर आओ, हम डिनर करने वाले हैं। एहसास कहती है। ओके वेट, इतना कहकर रिद्धिमा अपने कमरे में चली जाती है। राग, तुम चाहो तो मेरा बाथरूम यूज कर सकते हो, माना कि ये तुम्हारे घर के बाथरूम जैसा नहीं है फिर भी, और मैंने तुम्हारे लिए कपड़े भी रख दिए हैं, आज भर मैनेज कर लो, फिर कल से मैं गेस्ट रूम साफ करवा दूंगी। एहसास कहती है, इट्स ओके, तुमने मेरे लिए इतना कर दिया, ये काफी है, पराग कहता है और सीधे एहसास के रूम में चला जाता है। लगभग 1 घंटे बाद तीनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाने लगते हैं। वाह यार, तुमने तो खाना बहुत ही टेस्टी बनाया है, पराग कहता है। थैंक यू, एहसास कहती है। डिनर करने के बाद तीनों सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह तीनों जल्दी से रेडी होकर कॉलेज जाने के लिए निकलते हैं। पराग और रिद्धिमा एहसास के बाइक से चले जाते हैं, जबकि एहसास किसी काम से कहीं और चली जाती है। काम करके एहसास कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप पर रुकती है और बस आने का वेट करने लगती है। काफी देर हो जाने के बाद भी बस नहीं आता है। ये देखकर एहसास काफी गुस्सा होती है और वहां से पैदल ही जाने को सोचती है। तभी उसके सामने एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकती है और दरवाजा अचानक से खुल जाता है। ये देखकर एहसास को काफी अजीब लगता है और वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ती है। तभी वो गाड़ी आगे बढ़ जाती है और फिर से रुकती है। इस बार उसमें से पार्थिक बाहर निकलता है। यीशु, मिस एहसास, आप कॉलेज जा रही हैं तो मेरे साथ चल सकती है। पार्थिक कहता है, थैंक यू प्रोफेसर, लेकिन मैं चली जाऊंगी, मैं आपके साथ जाकर किसी के नजरों में चढ़ना नहीं चाहती हूँ। एहसास कहती है, आई नो बट डोंट, मैंने कॉलेज में जो नियम लगाया है उस हिसाब से कोई भी स्टूडेंट हमारे पहुंचने तक ग्राउंड में नहीं दिखेगा। पार्थिक कहता है,
उसके इतना कहते ही एहसास तुरंत उसके गाड़ी में बैठ जाती है। ये देखकर पार्थिक के होठों पर एक स्माइल आ जाती है। वो ड्राइवर को गाड़ी चलाने को बोलता है। ड्राइव गाड़ी चालू कर देता है और दोनों अपनी मंजिल के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में पार्थिक देखता है कि एहसास किसी सोच में डूबी हुई है। मिस बत्रा, क्या सोच रही हैं आप? पार्थिक कहता है, नहीं कहीं नहीं। एहसास कहती है, आपको झूठ बोलने की या मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। माना कि मैं आपका प्रोफेसर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंसान नहीं हूं। हम दोनों स्टूडेंट प्रोफेसर के बाद एक अच्छे फ्रेंड्स भी बन सकते हैं। पार्थिक कहता है, फ्रेंड्स? एहसास उसे कंफ्यूजन से देखने लगती है। हाँ, इसमें गलत क्या है? कॉलेज में मैं तुम्हारा प्रोफेसर हूं, लेकिन कॉलेज के बाद हम चाहें तो फ्रेंड्स बन सकते हैं। पार्थिक कहता है, इट्स ओके प्रोफेसर। एहसास कहती है और अपने फोन में कुछ करने लगती है। तभी उसके फोन पर आर्यन का फोन आता है, जिसमें उसने उसका नाम जानी लिखा हुआ था। जानी ये नाम देखते ही पार्थिक की आंखें गुस्से से लाल होने लगती है। वो गुस्सा कंट्रोल करने के लिए अपने हाथों को मुठिया बना लेता है। एहसास फोन रिसीव करती है और कान के पास ले जाकर काफी स्वीट आवाज में बोलती है, जानी। उधर से आर्यन खुशी से बोलता है, जानू आपको पता है न कल क्या है? नहीं जानी, भला मुझे कैसे पता होगा? एहसास कहती है, जानू कल दादू दादी की एनिवर्सरी है और आपको कल होटल रॉयल ब्लू में आना है। आप आओगी ना? आर्यन पूछता है। आई विल ट्राई। एहसास कहती है, नहीं जानू तुम्हें आना है। आर्यन कहता है, ओके जानी, मैं जरूर आऊंगी। ओके अब खुश। एहसास कहती है। कॉल के कटते ही एहसास पार्थिक के तरफ देखती है। पार्थिक जो गुस्से से लाल हुआ था, मिस्टर प्रोफेसर आपको क्या हुआ है? आपका पूरा चेहरा इतना लाल क्यों हुआ है? आपकी तबीयत ठीक तो है ना? एहसास कहती है, 15 आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई से बदतमीजी करने की? क्या हुआ मिस्टर प्रोफेसर, आप ठीक तो हैं? आपका फेस रेड रेड क्यों हुआ है? एहसास पूछती है। उसके ऐसे फिक्र भरी आवाज सुनकर पार्थिक के मन में एक खुशी होती है और वो एक गहरी सांस लेकर कहता है, यस आई एम ऑल। एहसास कुछ नहीं बोलती, बस अपने मोबाइल में कुछ करने लगती है। पार्थिक उसे काफी शिद्दत से देखने लगता है। लगभग आधे घंटे बाद दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं। पार्थिक के अनुसार सच में पूरे कॉलेज में कोई नहीं दिख रहा था। क्लास स्टार्ट होने के 10 मिनट पहले ही सभी क्लास में चले गए थे। एहसास उसे थैंक यू बोलती है और भागते हुए अपने क्लास में चली जाती है। थोड़ी ही देर में क्लास में पार्थिक आता है और पढ़ाना शुरू करता है। लगभग 1 घंटी बीती होगी कि एहसास का फोन वाइब्रेट होता है। वो चेक करती है और जल्दी जल्दी अपने सामान को समेटने लगती है। यीशु, क्या हुआ? तू ऐसे अपने बैकपैक क्यों कर रही है? रिद्धिमा पूछती है। मैं आकर तुम्हें बताती हूँ। इतना कहकर एहसास बाहर की तरफ भागने लगती है, तभी पार्थिक उसे रोक लेता है। मिस बत्रा, आप बीच क्लास में से उठकर कहाँ जा रही हैं? पार्थिक पूछता है। इट्स माई पर्सनल मैटर प्रोफेसर, मैं जा रही हूँ। इतना कहकर एहसास भागते हुए बाहर चली जाती है। उसके जाते ही क्लास में गॉसिप शुरू हो जाती है। सभी स्टूडेंट उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। रिद्धिमा से ये सब बर्दाश्त नहीं होता है और वो गुस्से से बोल पड़ती है, वो गई है तो तुम सबकी फट क्यों रही है? तुम लोग भी जाओ। किसने मना किया है और क्या कहा तुम लोगों ने कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है, तो इसमें बुराई क्या है? क्या इस पूरी क्लास में कोई ऐसा है जो ये बोले कि वो रिलेशन में नहीं है? और क्या जानते हो तुम सब उसके बारे में? रिद्धिमा की गुस्से भरी बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं, लेकिन पार्थिक को काफी अजीब लगता है। वो कुछ नहीं कहता और पढ़ाने पर ध्यान लगा देता है। इधर एहसास जल्दी से बाहर आती है और एक ऑटो लेकर कहीं जाती है। वहीं मुंबई के सबसे बड़े स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस में कुछ लोग बैठे हुए थे जो काफी गुस्से में थे। देखिए प्रिंसिपल सर, हम कुछ नहीं जानते। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पति इस स्कूल में डोनेशन देते रहें तो आपको इस लड़के को स्कूल से बाहर निकालना ही पड़ेगा। देखिए कितना वायलेंट लड़का है ये, छोटी सी बात पर मेरे बच्चे का सिर फोड़ दिया। वहां बैठी औरतें बोलती है, प्लीज आप सभी शांत हो जाए, मैं इनके पेरेंट्स को बुलाने की कोशिश करता हूं। प्रिंसिपल कहते हैं, बुलाए जरा, हम भी तो देखे कि कौन है इस फटीचर लड़के की माँ बाप और क्या सीख दिया है उन्होंने। और तुम लड़के, तुमने मेरे बच्चे की सिर फोड़ा है, तुम उसे सॉरी बोलो। वो औरत कहती है, वो लड़का कोई और नहीं बल्कि आर्यन था और उसके साथ जिस लड़के का सिर फूटा था वो कोई और नहीं बल्कि सिसोदिया फैमिली की छोटी बहू साइना थी। ये औरत बहुत ही घमंडी है। मैं माफी नहीं मांगूंगा क्योंकि मैंने कोई गलती नहीं की है। आर्यन कहता है, क्या कहा तुमने कि तुम माफी नहीं मांगेंगे?
तुम जानते हो तुमने किसके साथ पंगा लिया है? तुमने सिसोदिया फैमिली के बच्चे से पंगा लिया है, साइना कहती है। आप चाहे जो भी हो, लेकिन आप मेरी दिदू से ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो। बस थोड़ा देर, मेरी दिदू आ रही है, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा। और क्या कहा आपने कि मैं कोई फटीचर हूं? तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे शूज को देख रही हैं आप? ये शूज पूरे 5,000 के हैं। मेरे बैग्स पूरे 3,000 के। मेरा वाटर बॉटल पूरे 4,000 के। और मेरी यूनिफॉर्म देख रही हैं आप? इसे खरीदने में पूरे 10,000 लगे हैं। और ये स्पेशल फैब्रिक से मेरे लिए बनवाया गया है, वो भी फेमस डिजाइनर लारा दत्ता से, समझी आप? आर्यन कहता है। उसकी बातें सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं साइना उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, बदतमीज तो तुम पहले ही थे, लेकिन इतने झूठे हो ये अब पता चला रहा है तुम्हें। वो उसे थप्पड़ मारने वाली होती है कि अचानक का काफी कोल्ड आवाज वहां सुनाई देती है। उसे छूने की कोशिश भी मत करना .mrs सिसोदिया, वरना कहीं ऐसे ना हो कि आज की आज आपकी हाथ आपसे अलग हो जाए। इतनी कोल्ड आवाज सुनकर सभी के चेहरे पर डर दिखने लगता है। वहीं एक काले कपड़े पहने, मुंह पर मास्क, पर्पल आंखें, हाथों में दस्ताने और कुछ बॉडीगार्ड से घिरे हुए एक लड़की काफी स्टाइल से चलती आ रही थी। उसका ऑरा काफी खतरनाक लग रही थी। वो सीधे आती है और एक चेयर पर काफी स्टाइल से बैठ जाती है। तो बताए मिसेस सिसोदिया, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे यानी कि एहसास राठौर के भाई और राठौर फैमिली के छोटे मास्टर के साथ बदतमीजी करने की? वो लड़की यानी कि एहसास पूछती है। राठौर फैमिली का प्रिंस। ये सुनते ही उनके चेहरे से पसीने आने लगते हैं। वहीं खुद प्रिंसिपल भी हैरान होता है। ये मामूली सा दिखने वाला लड़का रॉयल फैमिली के प्रिंस है। फिर भी साइना हिम्मत करके बोलती है, ये किसी रॉयल फैमिली के प्रिंस हैं तो क्या हुआ, इससे किसने हक दिया हमारे बच्चे को हट करने की? और ये बात आपसे किसने कही कि मेरे भाई ने आपके बच्चे को हट किया? आप एक बार अपने बच्चे को देखिए और फिर मेरे भाई को देखिए। आपको किस एंगल से लगता है कि उसने ये किया होगा? कहाँ मेरा भाई एकदम पतला, वेल फिटेड, और कहाँ आपका ये चबी बेबी? बोलने से पहले सोच लिया करिए मिसेस सिसोदिया। और प्रिंसिपल सर, क्या आपके इतने बड़े स्कूल में कोई सीसीटीवी कैमरा है? ये नहीं। अगर है तो आपने उस फुटेज को देखने के बजाय इतना बड़ा तमाशा क्यों क्रिएट किया? एहसास काफी कोल्ड आवाज में बोलती है, मैंने चेक किया है, सारी गलती आर्यन की है। प्रिंसिपल कहते हैं, अच्छा तो जरा मैं भी देखूं ये फुटेज। एहसास कहती है और अपने आदमियों को कुछ ऑर्डर देती है। उसके लोग तुरंत प्रिंसिपल के लैपटॉप को ओपन करके फुटेज दिखाने लगते हैं। जैसे जैसे एहसास फुटेज देख रही थी, वैसे वैसे उसकी आंखें एकदम कोल्ड होती जा रही थी। ये सब क्या है प्रिंसिपल? आपके फुटेज से 5 मिनट की फुटेज कहाँ गायब है? एहसास पूछती है। 5 मिनट की फुटेज गायब है? आप कहना क्या चाहती हैं मिस राठौर? प्रिंसिपल कहते हैं। एहसास कुछ नहीं बोलती है और लैपटॉप में कुछ करने लगती है। कुछ ही देर में एक नई फुटेज लैपटॉप पर दिखने लगती है। ये देखिए आप लोग, क्या है ये? एहसास गुस्से से बोलती है, ये वीडियो ये यहाँ कहाँ से आ गया? प्रिंसिपल अपने मन में सोचते हैं, आपको क्या लगा मिस्टर प्रिंसिपल कि आप मेरे भाई को फंसा देंगे और हर बार की तरह मिसेस राठौर से मोटी रकम वसूल करेंगे उन्हें धमकाकर? एहसास कहती है, ये आप क्या कह रही है? ऐसे झूठे इल्जाम नहीं लगा सकती हैं आप मेरे ऊपर। प्रिंसिपल कहता है, झूठे नहीं, बिल्कुल सच के इल्जाम है। आप यहाँ नकली फुटेज दिखाकर बच्चों की फैमिली से मोटी रकम वसूल करते हैं। अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स देने से मना करते हैं तो आप उन्हें धमकी देते हैं। और आपके इलीगल बिजनेस जो इस स्कूल के आड़ में चलता है, उसके बारे में भी मुझे पता है। एहसास कहती हैं, उतने में ही कॉलेज के डीन के साथ पुलिस ऑफिसर भी वहां आ जाते हैं। अच्छा हुआ सर कि आप यहां आ गए, देखिए ये लड़की कैसे मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही है। अब आप ही कुछ करिए। प्रिंसिपल रोते हुए कहते हैं, आपने ऐसा क्यों किया मिस राठौर? डीन गुस्से से बोलते हैं। 16 हमारी फैमिली फोटोज पूरी हो गई। प्रिंसिपल की बातें सुनकर डीन एहसास की तरफ देखते हैं और गुस्से से कहते हैं, मिस राठौर आपने ऐसा क्यों किया? डीन की बातों से एहसास कोई रिएक्ट नहीं करती है, जबकि बाकियों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। लेकिन अगले ही पल उनकी खुशियां उड़ जाती है, क्योंकि डीन ने आगे कुछ ऐसा कहा ही था। मिस राठौर, आपको खुद यहाँ आने की क्या जरूरत थी? आप बस मुझे कॉल कर देती, मैं सारी मैटर देख लेता। डीन कहता है, जब तुम देख ही लेते मिस्टर डीन तो मुझे यहाँ आना ही नहीं पड़ता। एहसास कहती है, मुझे सच में नहीं पता था मिस राठौर कि यहाँ कुछ हुआ है। डीन कहते हैं, अच्छा तो तुम्हें सच में नहीं पता था?
तब तो तुम्हें ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे इस स्कूल में पढ़ाई के आड़ में गैर कानूनी काम होते हैं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि तुम्हारे इस स्कूल में आने वाले हर गरीब घर के दूसरे बच्चे अचानक से गायब हो जाते हैं और उनके साथ उनके माता पिता भी गायब हो जाते हैं। तुम्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि स्कूल के कैंटीन में एक खास किस्म की ड्रग यूज होती है जो सिर्फ छोटे बच्चों पर ही लागू करती है। क्यों? एहसास के मुंह से इतना बात सुनते ही डीन और प्रिंसिपल दोनों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। ये आप क्या कह रही हैं मिस राठौर? डीन डरते हुए बोलता है। इंस्पेक्टर, अरेस्ट कर लो इन्हें। और ये रही सबूत। इसमें वो सारे सबूत हैं जो यहाँ होते हैं या जो यहाँ हो रहे हैं। यही नहीं, इसमें मिस्टर प्रिंसिपल और मिसेस साइना की कुछ पर्सनल बातें भी हैं, जैसे कि आज रात उन्हें का कब मिलना है, किस होटल में मिलना है और क्यों मिलना है, सब कुछ। ये कहते हुए एहसास प्रिंसिपल की टेबल के नीचे से एक माइक्रो स्पीकर निकालती है और फिर अपने आदमियों को इशारा करती है। वो सभी तुरंत हाँ में सिर हिलाते हैं और फिर टेबल पर चढ़कर सीलिंग फैन में से एक मिनी कैमरा निकालते हैं। एहसास वो कैमरा पुलिस को दे देती है और फिर खुद आर्यन को लेकर वहां से चली जाती है। जाने से पहले उसके आदमियों ने पूरे स्कूल के बच्चों को स्कूल से बाहर निकाल दिया था और साथ में वहां के सभी सीसीटीवी कैमरे को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। स्कूल से बाहर आकर एहसास अपने घड़ी में टाइम देखती है और फिर काउंट करने लगती है 1.2.3.4.5.BOOM। इसी के साथ एक जोर की आवाज आती है और एक झटके के साथ पूरी बिल्डिंग खत्म हो जाती है। कई सारे मीडिया वाले वहां आ जाते हैं और रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। एहसास आराम से एक वैन में बैठे नूडल्स खा रही थी जो उसने थोड़ी देर पहले मंगवाया था। ये सब क्या है दिदू? आपने इस पूरी बिल्डिंग को क्यों उड़ा दिया? ये कितना हॉरिबल है। आर्यन कहता है। अच्छा, ये तुम्हें डरावनी लग रही है? और तुम्हारे स्कूल में जो हो रहा था वो क्या है? क्या वो सही था? इन लोगों ने एहसास राठौर के भाई को किडनैप करके बेचने का प्लान किया। इन्हें ये सजा मिली वो काफी कम है। मेरा बस चले तो मैं इन्हें सीधे गोली मार देती। एहसास कहती है। वैसे एक बात बताओ, मुझे ये तो समझ आ रहा है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है उससे आपने नहीं किया है, ये शायद सरकार ने करवाया है। लेकिन ये बॉडीगार्ड, इनका क्या फंडा है? आर्यन पूछता है। ये जो तुम्हें दिख रहे हैं न, वो सब भाड़े के टट्टू है। मैंने इन्हें बस कुछ पैसे दिए हैं और लेकर आ गई। लेकिन मैं क्या सोच रही हूँ कि क्यों न इन्हें मैं ट्रेनिंग देकर परमानेंट गार्ड बना दूं। एहसास कहती है। मेरे पर्सनल गार्ड? आर्यन पूछता है। यस, तुम्हारा पर्सनल गार्ड। अब चलो जल्दी से इस नूडल्स को खत्म करो वरना वो तुम्हारे मॉम डैड आएंगे तो तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। और वैसे भी अभी हमें एनर्जी भी चाहिए ड्रामा करने के लिए। एहसास कहती है। हाँ वो तो है, मैं क्या कह रहा हूँ कि क्यों ना आज हम शॉपिंग पर चले, क्योंकि कल तो दादी की एनिवर्सरी है ना। आर्यन कहता है। इसके बारे में हम बाद में सोचेंगे, चलो ड्रामा के लिए रेडी हो जाओ। आ गए तुम्हारे मॉम डैड? एहसास कहती है और जल्दी जल्दी नूडल्स को मुंह में डालकर बाकी को सीट के नीचे छुपा देती है और फिर खुद को और आर्यन को साफ करके एक आई ड्रॉप लेकर धीरे से उसके आंखों में डालती है और फिर थोड़े अपने में। अब उनका ड्रामा शुरू हो जाता है। आरू माय बेबी प्लीज डोंट क्राई। देखो कुछ नहीं हुआ है, हम सब सेफ हैं। चलो रोना बंद करो, देखो तुम्हारी दिदू आ गई है। एहसास जोर जोर से कहती है। तभी उस वैन के अंदर मिस्टर एंड मिसेस राठौर दोनों आ जाते हैं। आर्यन, बच्चा आप ठीक हो? आपको कहीं लगी तो नहीं न? MRS राठौर पूछती हैं। मम्मा, ये कहते हुए आर्यन एलेना जी के गले लग जाता है। तुम ठीक हो? तुम्हें कहीं लगी तो नहीं? अर्जुन जी पूछते हैं। एहसास कुछ नहीं बोलती है और अपने फोन को देखने लगती है। अर्जुन जी गौर से उसे देखते हैं और फिर आर्यन को देखते हैं। वहीं एलेना जी की नजरें एहसास पर थी। वो आर्यन को अलग होती है और फिर हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखती है और कहती है, थैंक यू भगवान जी, आपने मेरे दोनों बच्चों को बचा लिया। उन्हें कुछ नहीं हुआ। अगर इन दोनों में से किसी को कुछ भी हो जाता तो मैं जी नहीं पाती। थैंक यू। एहसास कुछ नहीं बोलती, बस फोन में देखती रहती है। अचानक ही आर्यन को पता नहीं क्या सूझता है और वो तुरंत अर्जुन जी का फोन लेता है। मॉम डैड, आप दोनों इधर होइए। दीदू, आप इधर होइए। मैं लेकिन क्यों? एहसास कहती है। अरे होइए तो। आर्यन कहता है। एहसास कुछ नहीं कहती है और धीरे से खिसककर अर्जुन जी के बगल में हो जाती है। अब ये ऐसे लग रही थी जैसे कि वो उनके गोद में बैठी हुई हो। आर्यन हल्का सा पीछे जाता है और एलेना जी के गोद में एडजस्ट हो जाता है।
वो तुरंत फोन को बाहर खड़े गार्ड को देता है। हे मिस्टर, आप जरा हमारी एक फैमिली फोटोज क्लिक करेंगे। गार्ड उसके हाथ से फोन लेकर उनकी कई सारी फोटोज क्लिक करता है। ये हो गई हमारी फैमिली फोटोज, अब मैं इसे लेकर अपने रूम में लगाऊंगा। आर्यन कहता है, हो गया तुम्हारा, अब हटो, मुझे जाना है यहाँ से। और हाँ, ये मेरे पर्सनल गार्ड हैं, इन्हें जितनी जल्दी हो सके राठौर्स के गार्ड ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दिया जाए। मुझे रिजल्ट 1 सप्ताह में चाहिए। इतना कहकर एहसास वहां से बाहर निकलकर चली जाती है। अर्जुन जी उसे जाते हुए देख रहे थे। वहीं एलिना जी के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। अर्जुन जी, फाइनली आज हमारी अधूरी फोटोज पूरी हो गई। देखना जल्दी हमारी फैमिली भी पूरी हो जाएगी। एलिना जी कहती है। 17 एहसास और शॉपिंग। सेंट्रल मॉल। आज एहसास रिद्धिमा और आर्यन के साथ यहाँ शॉपिंग करने आई थी। उन तीनों ने मास्क और कैप पहना हुआ था, इसमें सिर्फ उनकी आंखें ही दिख रही थी। वो तीनों घूम घूम कर काफी सारी चीजें खरीदते हैं। वो लोग बिल के लिए काउंटर की तरफ जा रहे थे कि एहसास की नजर एक मैनिक्यून पर पड़ती है। इस मैनिक्यून ने बड़ी हो सुंदर साड़ी पहनी हुई थी। वो साड़ी शायद रियल डायमंड से बनी हुई थी। साड़ी का कलर महरून था। रिधु, ये साड़ी देख कितनी खूबसूरत है ना, एहसास कहती है। हाँ यार, तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन तू साड़ी लेकर क्या करेगी? और वैसे भी जितनी साड़ियाँ लेनी थी तुमने ले लिया। रिद्धिमा कहती है, हाँ यार, लेकिन मुझे वो साड़ी और उसके बगल वाली 3 पीस बहुत जौच रही है। एहसास कहती है। फिर वो एक ही सल्स गर्ल को इशारा करती है तो सल्स गर्ल उन दोनों ड्रेसों के लेकर उसे दे देती है। एहसास उसे लेकर काउंटर पर जा रही है और बिल करने को बोलती है। एक मैनेजर उसके कपड़े की बिलिंग करने लगता है, तभी वहां एक खूबसूरत सी लड़की आती है जिसका उम्र कोई 24 के आसपास होगी। वो उस साड़ी को देखते हुए कहती है, वाह कितनी खूबसूरत है ये साड़ी, मुझे ये चाहिए। इसकी रेट कितनी है? उसके चेहरे से और बातों से साफ पता चल रहा था कि वो कितनी घमंडी है। सॉरी माम, लेकिन ये साड़ी बिक चुकी है, सल्स गर्ल बोलती है। बिक चुकी है से क्या मतलब? मुझे ये साड़ी चाहिए और तुम मुझे मना नहीं कर सकती क्योंकि मैं जूली सिसोदिया हूँ, पारस सिसोदिया की प्रिंसेस। समझी वो लड़की यानी कि जूली बोलती है। सिसोदिया ये नाम सुनते ही सभी डर जाते हैं क्योंकि ये शहर की 5वीं ऐसी फैमिली थी जो काफी खतरनाक थी। लेकिन मैम, वो साड़ी उन्होंने खरीद लिया है, आप प्लीज एक बार उनसे बात कर लीजिए, सल्स गर्ल डरते हुए कहती है। जूली गुस्से से उसकी तरफ देखने लगती है और कहती है, मुझे किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर जूली ने किसी चीज पर हाथ रख दिया तो वो चीज उसकी हो जाती है। समझी तो चुपचाप ये मेरे लिए पैक कर दो, जूली कहती है। सल्स गर्ल वो साड़ी लेकर जाने लगती है, तभी एहसास जो कॉल पर बात कर रही थी वो वापस आती है और उसे देखकर कहती है, अरे ये साड़ी लेकर आप कहाँ जा रही हैं? मैंने इसे पैक करने को कहा था। एहसास कहती है, आई नो माम, बट आई एम रियली सॉरी माम, हम ये साड़ी आपको नहीं दे सकते। सल्स गर्ल कहती है, क्यों? एहसास कहती है, अभी उसकी नज़र जूली पर नहीं पड़ी थी क्योंकि ये साड़ी मुझे पसंद आई है। जूली कहती है। अपने कानों में एक जानी पहचानी आवाज सुनकर एहसास की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। वो धीरे से पलटकर देखती है तो उसके सामने जूली खड़ी थी एक शॉर्ट ड्रेस में। तुम कौन हो? और देखो जो कोई भी हो, लेकिन मैं तुम्हें ये साड़ी नहीं दे सकती क्योंकि ये साड़ी मैंने खरीदी है। एहसास कहती है, लेकिन मुझे ये साड़ी पसंद आई है और इसे मैं ही लूंगी। तुम इसे पैक करो, मैं इसका डबल दूंगी। जूली कहती है, तुम इसे मेरे लिए पैक करोगी? समझी? एहसास कहती है, आई एम सॉरी माम, लेकिन आप समझिए ये मैडम एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करती है, हमें ये सारी इन्हें हो देनी पड़ेगी वरना हमारी जान को खतरा हो सकता, हमारी नौकरी जा सकती है, इसलिए प्लीज आप अपने लिए कोई और देख लीजिए। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि आप इस साड़ी की कीमत अफोर्ड कर सकती है। सल्स गर्ल एहसास को देखते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती? ये बड़ी फैमिली से हैं तो आप अपने कस्टमर के साथ ऐसे करेगी? ये तो गलत है ना। मैं कुछ नहीं जानती, ये साड़ी मुझे चाहिए। एहसास कहती है, ये साड़ी मैं ले रही हूँ, वैसे भी तुम्हें नहीं पता तो मैं बता दूं कि मैं कौन हूँ। जूली घमंड से कहती है, ओह हेलो, मुझे तुम्हारे इंट्रोडक्शन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम कौन हो। तुम जूली सिसोदिया हो, सिसोदिया फैमिली की प्रिंसेस, जिसकी मां ने उसे पैदा करने के 1 साल तक ही उसके साथ रही और फिर अचानक से कहीं गुम हो गई। फिर वो वापस आए पूरे 6 साल बाद। और तुम एक नंबर की निहायती बेशर्म लड़की के, जो आए दिन किसी न किसी अमीर लड़के के साथ दिखाई देती है, जो एक ड्रग एडिक्टेड है।
जो ड्रग के लिए कुछ भी कर सकती है। एहसास कहती है। उसके मुंह से ये सब सुनकर जूली इतने गुस्से में होती है कि वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाली होती है, लेकिन बीच में ही रुक जाती है क्योंकि एहसास अपने फोन में लाइव चला रही थी। हेलो गाइस, मैं हूं एहसास बत्रा और हम आए हैं आज मुंबई के सबसे बड़े मॉल सेंट्रल मॉल में, जहां मुझे एक साड़ी पसंद आए और मैंने उसे ले लिया। लेकिन ये मैडम, जिनका नाम जूली सिसोदिया है, जो इस साड़ी को देखकर कह रही हैं कि ये इस साड़ी को लेंगी, अगर मैं इन्हें नहीं दूं तो ये मुझे अपनी फैमिली की रौब दिखा रही है। और यहाँ के सेल्स गर्ल और मैनेजर भी ऐसे ही हैं। इनका कहना है कि ये बड़ी फैमिली से हैं तो ये सारी इन्हें ही मिलनी चाहिए। देखिए गाइस, ये है इस मॉल का काला सच और यहाँ के अमीरों की सच, जो अक्सर ऐसे करते रहते हैं। उसके ऐसे करने से हजारों लोग उसके साथ जुड़ चुके थे और सभी गुस्सा कर रहे थे। ये देखकर मॉल का मैनेजर काफी डर जाता है और एहसास को धमकाने लगता है, लेकिन एहसास उसकी सारी बातें लाइव दिखा रही थी। तभी मॉल के रिसेप्शन पर रखी हुई फोन बजने लगती है। मैनेजर हड़बड़ाते हुए कॉल रिसीव करता है और बात करने के बाद वो काफी डर जाता है। वो भागते हुए एहसास के पास आता है और कहता है, माम प्लीज आप इसे बंद करिए, हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं, आप इस साड़ी को ले जाइए। अब तो मुझे ये साड़ी बिल्कुल भी नहीं चाहिए क्योंकि इसे किसी के गंदे हाथ ने छुआ है और ये मैं अपनी मिसेस को गिफ्ट नहीं कर सकती। मुझे तो तुम्हारे इस मॉल की सबसे महंगी गिफ्ट चाहिए। एहसास कहती है। मैनेजर, लगता है कि तुम भूल चुके हो कि मैं कौन हूं और मेरे रहते तुम इस लड़की की तरफदारी कर रहे हो, लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। जूली कहती है, मैडम प्लीज अब कोई सीन क्रिएट मत करिए और प्लीज यहाँ से चली जाए वरना मुझे मजबूरन सिक्योरिटी बुलानी पड़ेगी, मैनेजर कहता है। ये सुनकर जूली काफी गुस्सा होती है और पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है। मैनेजर जल्दी से सेल्स गर्ल की तरफ इशारा करता है तो सेल्स गर्ल जल्दी से वहां से जाती है और कुछ ही देर में कई सारी साड़ियां लेकर कुछ सेल्स गर्ल के साथ आती है। माम प्लीज आप इसमें से कुछ देख लीजिए, मैनेजर कहता है। एहसास ये देखकर मुस्कुराती है और साड़ी देखने लगती है। काफी सारी साड़ियां देखने के बाद एक साड़ी एहसास को पसंद आती है और वो उसे पैक करवा लेती है। पैसे पेमेंट करने के बाद एहसास सीधे रेस्टोरेंट में जाती है जहां रिद्धिमा और आर्यन बैठे हुए थे। हो गई बिलिंग यार, कितनी देर लगा दी तुमने, रिद्धिमा कहती है। हाँ कुछ काम आ गया था न, बस इसलिए, एहसास कहती है और फिर उसे एक बैग देती है। रिद्धु ये तेरे लिए। लेकिन कुछ नहीं, तुम इसे रखो समझी, एहसास उसके बातों को बीच में से काटते हुए कहती है। रिद्धिमा चुपचाप लेती है। एहसास खाना ऑर्डर करती है और थोड़े ही देर में खाना आ जाता है। तीनों मिलकर खाना खाती है और फिर वहां से निकल जाते हैं। लगभग 1 घंटे बाद उनकी गाड़ी राठौर मेंशन में बाहरी एरिया में रुकी हुई थी। आरू, अब आप दीदू की बात मानोगे और सीधे अंदर जाओगे समझे? हाँ, अब हम सीधे कल पार्टी में मिलेंगे। ये सारे सामान मैंने गार्ड से कहकर अंदर भेजवा दिया है, ठीक? एहसास कहती है। लेकिन दीदू, आर्यन कुछ कहता उससे पहले ही एहसास उसे घुटकर देखती है। अच्छा ठीक है, हम कल ही मिलेंगे, आप गुस्सा मत करिए, आर्यन कहता है और फिर धीरे से उसके गालों पर किस करके वहां से भाग जाता है। ड्राइवर, कार लेकर चलो, एहसास कहती है। वो दोनों तुरंत वहां से निकल जाती है। इधर आर्यन जैसे ही राठौर पैलेस के अंदर कदम रखता है, उसकी आंखें खुशी से चमक उठती है। 18 मुझे शोपीस नहीं बननी। आर्यन जैसे ही हवेली के अंदर जाता है तो सामने बैठे लोगों को देखकर उसके चेहरे पर एक खुशी आ जाती है। वो भागते हुए जाता है और एक शख्स के गले लगकर जोर से चिल्लाता है, मामू। आरू ये कहते हुए वो शख्स भी उसे गले लगा लेता है। इस शख्स का नाम जीवन रहाणे है। ये एलिना जी के बड़े भाई है। उनके बगल में उनकी वाइफ जियाना और उनकी माँ आरती जी बैठा हुई थी। कैसे हो हीरो, जीवन जी पूछते हैं। एकदम अच्छा हूँ, आप लोग कैसे हो, आर्यन पूछता है। हम सब भी ठीक है, जीवन जी कहते हैं। आर्यन जियाना जी और आरती जी के गले लग जाता है। वो लोग भी काफी खुश होती हैं। वैसे तुम बाहर गए थे क्या, आरती जी पूछती हैं। हाँ नानी, आज आर्यन डिडू के साथ शॉपिंग पर गया था और सबके लिए ढेर सारी ड्रेसेस लेकर आया है, आर्यन कहता है। तब तक गार्ड सारे सामान को लेकर अंदर आ जाता है। आर्यन जल्दी से एक एक बैग उठाकर सबको देता है और फिर 2 बैग लेकर अर्जुन जी और एलिना जी के पास आता है और उन्हें देते हुए कहता है, मम्मा डैड ये लो आपके कपड़े। वैसे ये आप दोनों के लिए काफी स्पेशल है क्योंकि इसे दीदू ने आप लोगों के लिए खरीदा है। वैसे तो ये सारे कपड़े स्पेशल है, लेकिन आप दोनों का सबसे ज्यादा स्पेशल है, आर्यन कहता है। आरू तू सच कह रहा है, इससे यीशु ने खरीदा है, एलिना जी पूछती है। हाँ मॉम, ये डिडू ने ही खरीदा है और पैसे भी उन्होंने ही दिया है।
आर्यन कहता है। सभी काफी खुश होते हैं लेकिन रहाने फैमिली कंफ्यूज थी। एली, ये यीशु कौन है? आरती जी पूछती हैं। वो मेरी बेटी है और आर्यन की बड़ी बहन एहसास राठौर, अर्जुन जी कहते हैं। ये सुनते ही रहाने फैमिली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी नानी माँ वहां आ जाती हैं। अच्छा हुआ नानी आप आ गई, वरना आरू आपको ढूंढने ही आ रहा था, आर्यन कहता है। और वो क्यों? नानी बड़े ही प्यार से पूछती हैं। क्योंकि ये ड्रेस दीदू ने आपके लिए भिजवाई है और उन्होंने सख्त ऑर्डर दिया है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, इसलिए आज से आर्यन आपके खाने पीने की चीज पर नजर रखेगा, आर्यन कहता है। उसकी बातें सुनकर नानी के साथ सभी हंसने लगते हैं। नानी उसे अपनी गोद में बैठाती है और कहती है, आर्य आप ना एकदम यीशु जैसे ही हो। वो जब आपके जितनी थी ना तो ऐसे ही मुझ पर ऑर्डर झाड़ती थी। अच्छा अभी आप जाओ और फ्रेश हो जाओ, उसके बाद आप यीशु को कॉल करना, मुझे उससे बातें करनी है, नानी कहती है। आर्यन वहां से चला जाता है। इधर हॉल में जीवन जी और जियाना जी उठकर नानी के पैर छूते हैं और नानी भी काफी खुश होती है। लेकिन आरती जी के एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था कि वो काफी गुस्से में हैं। अर्जुन बेटा, हमें आपसे कुछ बात करनी है, नानी कहती है। क्या बात है माँ? अर्जुन जी उनके पैरों के पास बैठते हुए कहते हैं। वो बेटा, हम गांव वापस जाना चाहते हैं, इसलिए हमें आपकी परमिशन चाहिए। नानी कहती है। बिल्कुल भी नहीं माँ, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। पूरे 18 साल बाद पाया है हमने आपको, अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। आप हमारे साथ इसी घर में रहेंगी, अर्जुन जी कहते हैं। अर्जुन के बातों से दादू दादी के अलावा सभी खुश थे। लेकिन बेटा, हम यहाँ नहीं रह सकते, वैसे भी ये मेरी बेटी का ससुराल है और एक माँ अपनी बेटी के ससुराल में नहीं रहती है। नानी ये बात एलेना की तरफ देखते हुए कहती है। बिल्कुल रहती है माँ, आपने मुझे अपनी बेटी कहा है तो आप इस घर में अपनी इस बेटी के साथ रह सकती है। एलेना जी उनके पास आते हुए कहती है। हाँ माँ, एली बिल्कुल सही कह रही है। वैसे भी मैंने भी आपको अपनी माँ माना है और मेरे बच्चों ने आपको नानी समझी, आप, राधा जी कहती है। अच्छा, अगर तुम लोग कह रहे हो तो रुक जा रही हूँ, लेकिन सिर्फ कुछ वक्त तक, उसके बाद मैं तीर्थ करने के लिए निकलूंगी। इतने दिनों से नहीं गई कि मेरे जाने के बाद यीशु अकेली हो जाएगी, लेकिन अब मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, नानी कहती है। थोड़ी देर बाद आर्यन नीचे आता है और नानी के गोद में बैठते हुए अपने फोन से एहसास को कॉल करता है। जानी, क्या कर रही हो आप? आर्यन पूछता है। कुछ नहीं जानू, आप बताओ क्या कर रहे हो और गिफ्ट कैसे थे, आपको पसंद आए? एहसास पूछती है। यस जानी, आर्य को गिफ्ट बहुत पसंद आया, आर्यन कहता है। चलो अच्छा है, गिफ्ट पसंद आ गया, एहसास कहती है। जानी, नानी आपसे कुछ बात करना चाहती है, आर्यन कहता है और फोन नानी के तरफ कर देता है। बोलिए क्या कहना है आपको, एहसास बिना किसी भाव के कहती है। वो मुझे तीरथ पर जानी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ आ जाओ और यहीं आकर रहो, नानी कहती है। मुझे शोपीस बनने की कोई शौक नहीं मिसेस बत्रा, और अगर आप तीरथ करने जाना चाहती है तो शौक से जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं कॉल रखती हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, इतना कहकर एहसास कॉल कट कर देती है। मुझे समझ नहीं आता कि ये लड़की इतनी जिद्दी कब हो गई, नानी कहती है। अब जिद नहीं करेगी तो कब करेगी माँ? मैं तो चाहती हूँ कि वो मुझसे जिद करके अपनी सारी बातें मनवाए और मैं उसकी सारी जिद पूरी करूँ, और वो हर रोज मेरी गोद में सिर रखकर सोए, एलेना एक बार कहती है। अगली सुबह एहसास सोकर जागती है और कॉलेज जाने के लिए रेडी होने लगती है। रेडी होकर वो और रिद्धिमा दोनों कॉलेज के लिए निकल पड़ती है। आज कॉलेज में काफी खुशनुमा माहौल था, यूं कहें तो हर दिन से ज्यादा। क्या बात है रिद्धु, आज कॉलेज ऐसे क्यों है? क्या आज वो खड़ूस प्रोफेसर नहीं आया है क्या, एहसास पूछती है। पता नहीं चल, रिद्धिमा कहती है। दोनों आगे बढ़ जाती है। जैसे जैसे वो दोनों अंदर जा रही थी वैसे वैसे लड़के लड़कियों की भीड़ उन्हें दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर एहसास को बर्दाश्त नहीं होता है तो वो एक लड़की को पकड़कर पूछती है, ये कॉलेज आज ऐसे क्यों है? तुम्हें नहीं पता 2 दिन बाद हमारे कॉलेज से एक ट्रिप जा रही है, वो भी 1 वीक के लिए, तो बस सब उसकी की खुशी मना रहे हैं। वो लड़की कहती है। अच्छा, और ये ट्रिप की प्लानिंग किसने की है? रिद्धिमा पूछती है। हमारे नए प्रोफेसर ने, तुम्हें पता है वो भी हमारे साथ इस ट्रिप पर जा रहे हैं। मैं तो बहुत खुश हूँ, हम हमारे हैंडसम प्रोफेसर के साथ ट्रिप पर जा रहे हैं, वो लड़की कहती है और वहां से चली जाती है। हे मोरी मैया, ट्रिप भी जा रही है तो इस प्रोफेसर की निगरानी में, तब तो हो गई हमारी एंजॉयमेंट। मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी, एहसास कहती है। क्यों? रिद्धिमा पूछती है।
अरे यार, मैं इस वक्त उस पीएस इंडस्ट्रीज में पर्सनल असिस्टेंट की जॉब के लिए अप्लाई की हूँ, पता नहीं कब ज्वाइनिंग लेटर आ जाए, इसलिए एहसास कहती है। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? चुपचाप चल, देखना तेरी ज्वाइनिंग लेटर 2 वीक बाद ही आएगी, क्योंकि वहां की यही रूल है। पीछे से पराग आते हुए कहता है। तुझे तो जैसे सब पता है। रिद्धिमा कहती है। हाँ, क्योंकि वो मेरी फैमिली की कंपनी है। पराग कहता है। तो ये तय रहा कि हम सब इस ट्रिप पर जाएंगे और खूब मजे करेंगे। अगर इस खड़ूस प्रोफेसर ने कुछ कहा तो उसे हम देख लेंगे। पराग कहता है। वहीं पार्थिक अपने केबिन में बैठे एहसास की तस्वीर देख रहा था और कहता है, बस ये ट्रिप जानू, उसके बाद हम दोनों होंगे एक दूसरे के इतने करीब की जितना कोई नहीं होता है। और उसके बाद तुम होगी सिर्फ और सिर्फ मेरी। वो काफी अजीब तरीके से एहसास की तस्वीर पर हाथ फेरने लगता है।